बात पढ़ते हैं हम डायनामिक और स्टैटिक रिस्पांस। डायनामिक का मतलब होता है किसी चीज़ का चेंज होना, स्टैटिक का मतलब होता है नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट। आपने फिजिक्स के अंदर एक क्वांटिटी पढ़ी होगी, उसका नाम है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगर वेलोसिटी या तो अगर हम ज़ीरो हो या यूनिफॉर्म हो तब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अगर वेलोसिटी ज़ीरो यूनिफॉर्म हो, यानी अगर कोई भी मसल रेस्टिंग स्टेट के अंदर है या किसी भी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर अगर हमने मसल की लेंथ को अगर चेक करना हो तो इस रिस्पांस को बोलते हैं स्टैटिक रिस्पांस। लेकिन अगर मसल की लेंथ किसी गिवन यूनिट टाइम के अंदर चेंज हो रही है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में मसल की लेंथ 5 थी, इसके बाद मसल की लेंथ होगी 3, माइनस करेंगे, चेंज हमने निकालना है कितने टाइम में, 1 सेकंड में। 5 - 3 = 2, तो डायनामिक रिस्पांस आएगा 2। डायनामिक रिस्पांस ये बताएगा कि 2 यूनिट लेंथ चेंज हुई है, लेकिन स्टैटिक रिस्पांस ये बताएगा कि पहले 5 थी, इसके बाद 3 हो गई। स्टैटिक रिस्पांस ये बताएगा, लेकिन डायनामिक रिस्पांस ये बताएगा कि लेंथ में तब्दीली कितनी आई है, कितनी तब्दीली आई है, चेंज आया वो डायनामिक, एक्चुअल कितनी है वो स्टैटिक। जो स्टैटिक होता है ये फंक्शन होता है किसका, न्यूक्लियर चेन फाइबर का। डायनामिक रिस्पांस ये फंक्शन होता है न्यूक्लियर बैक फाइबर का। और स्टैटिक रिस्पांस चूंकि न्यूक्लियर चेन फाइबर का है, और न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई करने वाली 2 नर्व होती है, प्राइमरी एंडिंग और सेकेंडरी एंडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक रिस्पांस को कैरी करने वाली सेंसरी नर्व प्राइमरी एंडिंग और सेकेंडरी एंडिंग। प्राइमरी एंडिंग को बोलते हैं हम एनुलोस्पायरल एंडिंग और सेकेंडरी एंडिंग को बोलते हैं फ्लावर स्प्रे एंडिंग। डायनामिक रिस्पांस चूंकि न्यूक्लियर बैक फाइबर कैरी करती है, और न्यूक्लियर बैक फाइबर इनर्वेट होती है सिर्फ प्राइमरी से, सेकेंडरी से इनर्वेट नहीं होती। इसका मतलब डायनामिक वाले सिग्नल को कैरी करने वाली नर्व होगी प्राइमरी एंडिंग यानी एनुलोस्पायरल एंडिंग, और स्टैटिक को कैरी करने वाली कौन सी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर चेन को सप्लाई कर रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर मसल स्पिंडल का सेंटर वाला पोर्शन अगर स्लोली स्ट्रेच हो, यूनिफॉर्म हो, तो जो नंबर ऑफ इम्पल्स होती है प्राइमरी में और सेकेंडरी एंडिंग में वो इतने ही एतबार से बढ़ती है जितना स्ट्रेच हो रहा है, यानी वो मसल की लेंथ के हिसाब से ही इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। इस रिस्पॉन्स को बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक क्यों बोला, क्योंकि न्यूक्लियर चेन इसमें इन्वॉल्व होगी, और न्यूक्लियर चेन को कैरी करने वाली नर्व प्राइमरी होगी और सेकेंडरी होगी, तभी स्टैटिक रिस्पॉन्स प्राइमरी को और सेकेंडरी के पास जाएगा। दूसरा है डायनामिक। डायनामिक में हमने चेंज प्रोड्यूस करना है। चेंज जब भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब कोई चीज़ हमने रैपिडली परफॉर्म की है, तो यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिला। जब हमें चेंज देखने को मिलेगा तो फिर इस चेंज को जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर सेंस करेगा वो है न्यूक्लियर बैक फाइबर। कौन सा, न्यूक्लियर बैक फाइबर। और चूंकि न्यूक्लियर बैक फाइबर को इनर्वेट करने वाली नर्व प्राइमरी होती है, सेकेंडरी नहीं करती, तो फिर डायनामिक रिस्पॉन्स कैरी करने वाली नर्व होगी प्राइमरी एंडिंग, सेकेंडरी एंडिंग नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं इंटेंसिटी को चेक करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मसल स्पिंडल के सेंटर वाले पोर्शन को एक्टिवेट करने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो उसके मसल की लेंथनिंग करा दो, यानी उसकी लेंथ की तब्दीली करा दो, या फिर अगर लेंथ तब्दील नहीं होती तो मसल स्पिंडल के जो पेरिफेरल पोर्शन है, ये वाले पोर्शन आपको बता रहा था, ये वाले जहाँ पर आपको एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर जो उसके एंड्स होते हैं उनको सप्लाई करने वाली नर्व होती है गैमा मोटर न्यूरॉन, यानी गैमा मोटर न्यूरॉन के एक्सोन होते हैं, वो इस एरिया को सप्लाई करते हैं। तो फिर अगर गैमा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन हो, अगर गैमा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन होती है तो ये सेंटर वाले पोर्शन को खींचेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, खींचने की वजह से भी हमें मसल स्पिंडल की स्टिमुलेशन देखने को मिलती है। तो अब यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि मसल स्पिंडल के सेंटर वाले पोर्शन को एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं, स्टिमुलेट कराने के लिए 2 तरीके हैं, या तो मैं मसल की लेंथनिंग करा दूँ, या फिर गैमा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन करा दूँ, या फिर मसल स्पिंडल के इनएक्टिवेशन के 2 तरीके हैं। जो गैमा मोटर न्यूरॉन अगर पहले से एक्टिवेट है इनको इनएक्टिवेट कर दूं, या फिर इसके सेंटर वाले पोर्शन को मैं क्या कर दूं, मैं पहले स्ट्रेच था तो अब मैं क्या कर दूं, उसको शॉर्टन कर दूं। अगर सेंटर वाला पोर्शन शॉर्ट होगा तब मसल स्पिंडल इनएक्टिवेट होगी, उसको बोलते हैं अनलोडिंग ऑफ मसल स्पिंडल। तो यहाँ पर बता रहा था कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्पॉन्स। तो गैमा मोटर न्यूरॉन को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। ऐसे गैमा मोटर न्यूरॉन जो डायनामिक रिस्पॉन्स एलिसिट करेगा उसको बोलेंगे डायनामिक रिस्पॉन्स, और डायनामिक गैमा मोटर नर्व फाइबर। और डायनामिक वाले चूंकि न्यूक्लियर बैग वाले होते हैं, तो जो ऐसे गैमा मोटर न्यूरॉन जो न्यूक्लियर बैग को सप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे डायनामिक, और ऐसे गैमा मोटर न्यूरॉन जो न्यूक्लियर चेन को सप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर चेन का ताल्लुक होता है स्टैटिक रिस्पॉन्स से, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक गैमा मोटर न्यूरॉन। अगर डायनामिक गैमा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन होती है तब डायनामिक रिस्पॉन्स ही हमें देखने को मिलेगा।
अगर स्टैटिक वाले की एक्टिवेशन होती है तब हमें स्टैटिक वाले का ही देखने को मिलेगा, अगर डायनेमिक वाले की एक्टिवेशन होती है तो स्टैटिक वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर स्टैटिक वाले की एक्टिवेशन होती है तो भी डायनेमिक वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसल स्पिंडल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हायर सेंटर होते हैं, वो हायर सेंटर इसकी एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं या फिर इसकी एक्टिविटी को कम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मसल की लेंथ क्या है और मोटर एक्टिविटी क्या परफॉर्म की जा रही है। तो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स को पढ़ने के लिए हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा एक मसल आपको नजर आ रहा होगा, काफ़ी ब्राइट सी है। तो चलो छोड़ो, अगर मसल की लेंथनिंग होती है, मसल की लेंथनिंग कैसे हुई, इसके जो टेंडन के ऊपर हमने हथौड़ी से टैप किया, हैमर से ट्रैप किया, तो इसकी वजह से मसल की लेंथनिंग हुई। मसल की लेंथनिंग हुई तो मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगी, मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगी तो उसको कैरी करने वाली नर्व होगी प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर रैपिड एक्शन परफॉर्म किया तो फिर प्राइमरी वाली होगी, डायनामिक रिस्पॉन्स कहलाएगा। प्राइमरी 1A वाली फाइबर ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरॉन होगा वेंट्रल हॉर्न के अंदर, उसको बोलेंगे अल्फा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन उसकी एक्टिवेशन कराएगा। अल्फा मोटर न्यूरॉन उसी मसल पे आके खत्म हो जाएगी और इसकी एक्टिवेशन कराएगी। फिर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी और हमें, तो मसल स्ट्रेच को इस तरह हमने आपको ब्रीफ कर दिया। तो मसल स्ट्रेच एलिसिट कराने के लिए टाइप 1A सेंसरी फाइबर होगा और टाइप A1 सेंसरी फाइबर डोर्सल रूट के जरिए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हुआ और स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो जाने के बाद ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के जरिए ये अल्फा मोटर न्यूरॉन के ऊपर खत्म हो जाएगा। वो अल्फा मोटर न्यूरॉन वेंट्रल हॉर्न के अंदर होंगे। ये अल्फा मोटर न्यूरॉन उसी सेम एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को इनर्वेट करेगी जिसकी मसल स्पिंडल एक्टिवेट हुई है। तो फिर ये सर्किट था स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए। स्ट्रेच रिफ्लेक्स में 2 कंपोनेंट होते हैं। इनिशियली हमें डायनामिक फेज देखने को मिलता है। डायनामिक फेज का मतलब यहाँ पर हमें लेंथ में चेंज देखने को मिल रहा है जब मसल स्पिंडल की स्ट्रेचिंग हुई है। जब चेंज खत्म हो गया और मसल रेस्ट में चला गया तब हमें जो फेज देखने को मिलता है उसका नाम है स्टैटिक फेज, जब मसल की लेंथ मजीद चेंज होना बंद हो गई है और एक स्टैटिक लेंथ को उसने एक्वायर कर लिया है। इसके साथ मसल स्पिंडल का एक फंक्शन ये होता है कि किसी भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्मूथ कर देना, उसकी डैम्पिंग को इनहिबिट कर देना। इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में 1A और बी वाले में मसल स्पिंडल की सेंसरी नर्व को काट दिया, लेकिन 1 में या A में मसल स्पिंडल इंटैक्ट है। तो फिर इंटैक्ट है तो फिर इसको देखिएगा कितनी स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल की। लेकिन अगर सेंसरी नर्व को काट दिया तो फिर इसकी कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो रही है। तो मसल स्पिंडल का फंक्शन होता है कि डैम्पिंग को इनहिबिट करके मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्मूथ कर देना। अब इसके बाद देख लेते हैं रोल ऑफ मसल स्पिंडल इन वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि को एक्टिवेशन वाला, को एक्टिवेशन का फ़ायदा क्या है और को एक्टिवेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले जो वेंट्रल हॉर्न से जो फाइबर्स निकलते हैं या एक्सोन्स निकलते हैं उसमें 31% होते हैं वो गैमा मोटर न्यूरॉन से निकलते हैं। 31 कहाँ से निकलते हैं? गैमा मोटर न्यूरॉन से। 69% निकलते हैं अल्फा से। इसका मतलब गैमा मोटर न्यूरॉन को इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे को एक्टिवेशन का मतलब क्या है? को एक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि जब भी सिग्नल किसी मसल के पास जा रहा होगा अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो इसके साथ साथ उसी मसल स्पिंडल को एक्टिवेट किया जाता है। मतलब जब अल्फा मोटर न्यूरॉन का एक्टिवेशन होती है तो गैमा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन भी साथ होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं को एक्टिवेशन। को का मतलब दोनों एक साथ एक्टिवेट हुआ। अब को एक्टिवेशन का फ़ायदा क्या है, इसको फ़ायदे को समझिएगा। यहाँ पर ये कहते हैं कि को एक्टिवेशन का फ़ायदा ये है कि मसल स्पिंडल की सेंसिटिविटी को मेंटेन करना और इसको स्टॉप ना कर देना, इसकी आउटपुट को ख़त्म ना कर देना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको समझाता हूँ, अगर अल्फा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन होती है, अल्फा मोटर न्यूरॉन ने क्या करानी है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्स्ट्रा फ्यूजल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर जो इंट्रा फ्यूजल फाइबर मसल स्पिंडल के वो भी शॉर्टन हो जाएंगे। जब मसल स्पिंडल की शॉर्टनिंग होती है तो वो इनएक्टिव होती है, वो इन्फॉर्मेशन सेंड करना छोड़ देती है। अगर मसल स्पिंडल इनएक्टिव हो गई तो स्पाइनल कॉर्ड को कैसे पता चलेगा? स्पाइनल कॉर्ड किस तरह लेंथ को कंट्रोल करेगा? तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है कि जब अल्फा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन होती है तो गैमा मोटर न्यूरॉन की साथ ही एक्टिवेशन होती है। गैमा मोटर न्यूरॉन वो क्या करते हैं? मसल स्पिंडल के एंड्स की कॉन्ट्रैक्शन करा के मसल स्पिंडल की जो सेंसिटिविटी थी, जो अल्फा मोटर न्यूरॉन की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गिर गई थी, गैमा मोटर न्यूरॉन उस सेंसिटिविटी को ऊपर उठा लेते हैं, जिसकी वजह से मसल स्पिंडल इनएक्टिव नहीं होती। ये फ़ायदा होता है को एक्टिवेशन का, जिसकी वजह से मसल स्पिंडल की सेंसिटिविटी मेंटेन रहती है और मसल स्पिंडल की जो आउटपुट है वो बंद नहीं होती। इसके साथ मसल स्पिंडल की जो एक्टिविटी है स्पेसिफिकली गैमा मोटर न्यूरॉन, क्योंकि गैमा मोटर न्यूरॉन ही मसल स्पिंडल की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन स्टेम में एक स्पेसिफिक एरिया है, उसका नाम है बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया। बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया, ठीक हो गया।
ये बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया 3 एरिया के कंट्रोल में होता है, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये तीनों ही मसल टोन को कंट्रोल करते हैं। जो बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया ये एंटी ग्रेविटी मसल के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया पॉन्स में होता है और पॉन्स से एक ट्रैक निकलता है, उसका नाम है पोंटाइन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक। ये पोंटाइन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक एंटी ग्रेविटी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा के हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे ये कहता है कि एंटी ग्रेविटी मसल में मसल स्पिंडल काफ़ी ज़्यादा होती है। जब मसल स्पिंडल ज़्यादा होगी तो बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया इसी एरिया को सपोर्ट करेगा। तो ये तो हो गया कंट्रोल एरिया। इसके बाद देख लेते हैं मसल स्पिंडल का दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन तो हमने देख लिया था, वो था वॉलेंट्री एक्टिविटी। इसमें हमने पढ़ा था को एक्टिवेशन का। दूसरा हम ये पढ़ेंगे स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन, कि बॉडी पोजीशन को स्टेबल कर देना। किस तरह स्टेबल होगा? जब एगोनिस्ट मसल और एंटागोनिस्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारी बॉडी सब कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि एगोनिस्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एंटागोनिस्ट को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से कोई नेट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी बॉडी ज़रूर स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के दोनों साइड के मसल स्टेबलाइज हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर गए हैं। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर स्पिंडल किसी भी जॉइंट के जो मसल्स होते हैं, अगर दोनों साइड के ऊपर स्पिंडल की एक्टिवेशन होती है एक ही टाइम पर, तो हमें एगोनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलती है, एंटागोनिस्ट को भी देखने को मिलती है। वो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक दूसरे को अपोज तो कर देती है, लेकिन वो इस जॉइंट को मूव नहीं कराते, जिसकी वजह से ये जॉइंट स्टेबल हो जाएगा। इस तरह ये मसल स्पिंडल हमारी बॉडी पोजीशन को स्टेबलाइज करता है टेंस एक्शन में। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स। क्लिनिकल एप्लीकेशन में एक जो हम करते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, वो है नी जर्क या फिर डिफरेंट मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसमें करते क्या है? इसमें एक हैमर स्ट्राइक करते हैं। स्पेसिफिकली अगर नी जर्क हो तो पटेलर टेंडन के ऊपर हैमर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से मसल की लेंथ में चेंजिंग आती है, मसल की लेंथ ज़्यादा होती है, फिर मसल स्पिंडल ठीक हो गया, मसल स्पिंडल की एक्टिवेशन होती है, फिर लेंथ वापस अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाती है। इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। अगर एंकल में परफॉर्म करें तो उसको बोलते हैं एंकल जर्क रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि जो जर्क रिफ्लेक्स होते हैं, मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, वो इसी की वजह से होते हैं। पटेलर टेंडन को अगर टैप करें तो फिर क्या होगा? स्पिंडल की एक्टिवेशन होगी, स्पेसिफिकली क्वाड्रिसेप्स में। फिर ये क्वाड्रिसेप्स एक मसल को एक्टिवेट करेगा, मोनोसाइनेप्टिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से नी जर्क होगा। इसके बाद एक क्लिनिकल एप्लीकेशन है, वो है क्लोनस। क्लोनस में देखिएगा, अगर हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया मसल को तो फिर मसल की लेंथ चेंज हुई, इसके बाद एगोनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन हुई, एगोनिस्ट के बाद एंटागोनिस्ट की, एगोनिस्ट की, एंटागोनिस्ट की, एगोनिस्ट की, एंटागोनिस्ट की। तो क्लोनस का मतलब होता है कि रिथमिकल अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। कभी एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एंटागोनिस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एंटागोनिस्ट ने, एगोनिस्ट ने, इस तरह अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। तो ये अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये किसको शो कर रहा है कि हमारा जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो एबनॉर्मल है। ये जो क्लोनस होती है वो हमें एंकल जर्क पे ज़्यादा देखने को मिलती है। जब अगर डोर्सिफ्लेक्शन अगर रैपिड हो और मेंटेन हो काफ़ी देर के लिए, तो फिर डोर्सिफ्लेक्शन के बाद प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन के बाद डोर्सिफ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन, ये रिपीट होते रहते हैं, एगोनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन और एंटागोनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन। तो क्लोनस को बोलते हैं ऑसिलेशन ऑफ मसल जर्क। मसल जर्क न्यूरोलॉजिस्ट क्यों देखती है? तो ये देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर की फैसिलिटेशन हो रही है या नहीं हो रही। अगर फैसिलिटेटरी इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कॉर्ड में ज़्यादा आ रही है तो मसल जर्क ज़्यादा एग्जैजरेटेड होगा। अगर फैसिलिटेटरी इम्पल्स अगर डिप्रेस है या एब्रोगेटेड है तो मसल जर्क काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो ये मसल जर्क हम इसलिए चेक करते हैं कि फैसिलिटेटरी इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन से आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड में सही तरह से आ रही है या नहीं आ रही। अगर ज़्यादा आएगी तो एग्जैजरेटेड देखने को मिलेगा, अगर नहीं आ रही तो हमें वीक या एब्सेंट देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली ये जर्क या रिफ्लेक्सेस यूज़ करते हैं मसल की स्पास्टिसिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि जब मोटर कॉर्टेक्स की क्लियर होती है तो हमें स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलता है, तब हमें यहाँ पर एग्जैजरेटेड मसल जर्क देखने को मिलता है ऑपोजिट साइड के ऊपर, इसलिए चेक करते हैं डायग्नोस करने के लिए। तो क्लोनस की बात भी होगी। आगे चलते हैं, दूसरा सेंसरी रिसेप्टर, उसका नाम है गोल्जी टेंडन ऑर्गन। गोल्जी टेंडन ऑर्गन। इससे पहले जो क्लोनस है, क्लोनस किस कंडीशन के अंदर डेवलप होती है? क्लोनस जब भी डेवलप होगी जब स्ट्रेच रिफ्लेक्स की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और ये सेंसिटिविटी कब ज़्यादा होती है? जब फैसिलिटेटरी इम्पल्स ज़्यादा पास करेगी। एग्जाम्पल डीसेरेब्रेट एनिमल। डीसेरेब्रेट रिजिडिटी हम एक सेपरेट वीडियो से कवर कर चुके हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स की फैसिलिटेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्लोनस डेवलप होगी। तो क्लोनस डेवलप करने के लिए स्ट्रेच रिफ्लेक्स की सेंसिटिविटी बढ़ानी है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए
मुझे फैसिलिटेटरी इम्पल्स ज़्यादा बढ़ानी है। फैसिलिटेटरी इम्पल्स बढ़ाने के लिए मुझे किसी इनहिबिटरी एरिया को ब्लॉक करना पड़ेगा, एक्साइटेटरी एरिया को ओवर स्टिमुलेट कराना पड़ेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं डिसेरेब्रेट एनिमल या डिसेरेब्रेट वेरिएबल।